वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 20 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि जो कल का वीडियो था उसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों का रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही उत्तर है रोहित शर्मा। दूसरा क्वेश्चन, किस बैंक ने दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक ने। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कितने बेस पॉइंट्स की कटौती करके उसको 3.75% कर दिया? सही उत्तर है 25। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के प्रवासियों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है झारखंड ने। पांचवा क्वेश्चन, डीआरडीओ ने अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी को ग्वालियर से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया है? सही उत्तर है दिल्ली में। छठवां क्वेश्चन, दूरसंचार उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? सही उत्तर है बार्सिलोना में। सातवां क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। आठवां क्वेश्चन, किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया? ये ब्रिटिश की बहुत तगड़ी कंपनी है, तो सही उत्तर है टीवीएस ने। नौवां क्वेश्चन, किस राज्य ने स्माइल परियोजना शुरू की है? सही उत्तर है राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन, कल की कुछ के आंसर कल आपसे करंट अफेयर्स से पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? सही उत्तर है 7300 करोड़ रुपए। वहीं जीएस में आपसे पूछा गया था कि बंकिम चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का जिक्र किया? तो सही उत्तर है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का 1770 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 19वीं शताब्दी की दूसरे दशक यानी कि 1820 तक चलता रहा। और जो इस विद्रोह का प्रमुख कारण था वो था तीर्थ यात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने का प्रतिबंध लगाया जाना। अब आज के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है। इसके बाद यूके और यूएस का स्थान है। कार्यस्थल में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने की इच्छा के साथ साथ भारत में सबसे बड़ा जनरल जेड कार्यबल है। भारत में 27% डिजिटल कामगार काम करने के लिए डिजिटल तकनीक के कुशल विशेषज्ञ भी हैं। अगला क्वेश्चन, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इंपॉर्टेंट बुक है, इसका आपको ये नाम याद रखना है, शटलिंग टू द टॉप। तो इस बुक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णास्वामी वी। कृष्णास्वामी वी द्वारा लिखित शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब हार्पर कॉलिन्स द्वारा अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की गई है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक की कहानी बताती है। यह पीवी सिंधु के जीवन के उस समय को बताती है जब वह सिकंदराबाद हैदराबाद में रहती थी और पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में जाने के लिए ट्रेन से हर दिन 40 किलोमीटर की यात्रा करती थी। तब की उनकी स्ट्रगल लाइफ की कहानी। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे तेज़ी से 50 मिलियन लोगों द्वारा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया है, जिससे यह दुनिया का सबसे तेज़ डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है। इसकी घोषणा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने की। यह एप्लीकेशन कोविड-19 मामलों को चारों ओर ट्रैक करता है और व्यक्तिगत रूप पर इस वायरस से लड़ने में मदद करता है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है। तो आरोग्य सेतु ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस ऐप को मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड कर लें और अपना ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखें। हमेशा नहीं तो कम से कम जब आप घर से बाहर जाएँ तब तो ब्लूटूथ ऑन रखें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉयज़ डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 अप्रैल। वर्ल्ड बॉयज़ डे 16 अप्रैल को आयोजित एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि ध्वनि उत्सव के आयोजन के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में आवाज़ के विशाल मूल्य को दिखाना है। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को वॉइस डे को एक विशेष दिन का विचार पहली बार वर्ष 1999 में आया था, जब ब्राज़ील में सोसाइटी ऑफ लॉरेंजोलॉजी एंड बॉयज़ द्वारा इसको शुरू किया गया था। यानी कि वर्ल्ड बॉयज़ डे की शुरुआत 1999 से है। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य ने निर्णय लिया है कि कोरोना रोगियों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को हर महीने 10,000 रुपये की सेवा राशि दी जाएगी, यानी कि जो उनकी सैलरी है उससे इतर 10,000 रुपये उन्हें और दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधे कोरोना रोगियों के इलाज में लगे उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 10,000 रुपये की सेवा राशि दी जाएगी। यदि कोरोना रोगियों की सेवा में लगे हुए अन्य विभागों के कर्मचारी भी संक्रमित होते हैं तो उन्हें सेवा राशि के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 55। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 231। राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और लोकसभा सीटों की संख्या है 29। अब जब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। फॉसिल नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। एक बहुत फेमस है जो पूछा जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन, शोधकर्ताओं ने कहाँ एक सांप की नई प्रजाति को खोजा है जिसे सेल्जर्स पिट वाइपर नाम दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक नए सांप को रिकॉर्ड किया है और इसे साल्जर का पिट वाइपर नाम दिया है। यह नई प्रजाति साल्जर सरीसृप की 5वीं किस्म है जिसे अरुणाचल प्रदेश में 1 साल से कुछ अधिक समय में खोजा गया है। यह नाम जेके रॉलिंग के काल्पनिक हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्टी के सह संस्थापक सेलेजर स्लिथेरिन से प्रेरित होकर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी है ईटानगर। जिलों की संख्या है 23। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है अंग्रेजी, जबकि अंग्रेजी भारत की जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं 22 उनमें शामिल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल हैं वी.डी. मिश्रा। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 60। राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और लोकसभा सीटों की संख्या है 2। बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जिनमें से एक है मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा है जो अधिकतर पूछा जाता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन, सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 की वजह से कितने लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख। ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 के मामले में 10 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। यह दिशा निर्देश तुरंत लागू होंगे और कोविड-19 के संकट के खत्म होने तक पूरी अवधि तक जारी रहेंगे। डाक सेवाएं आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं और नियमित सेवाओं के अलावा डाकघर भोजन के पैकेट और दवाएं भी वितरित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, तो हमें हमारे इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने की जरूरत है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सहाराई ओरम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीति। तो ओडिशा के वयोवृद्ध आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री सहाराई ओरम का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। 1977 में उन्हें जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था। 1980 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में, 1990 में फिर जनता दल के उम्मीदवार में और 2000 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुना गया। ओरम पहली बार 1971 में एक उत्कल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। अब बात उड़ीसा की हुई तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भी है। उड़ीसा में जिलों की संख्या है 30। गठन 26 जनवरी 1950 को वैसे माना जाता है, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल 1936 ही बताना है अगर आपको ऑप्शन में है। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। बीजू जनता दल की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 147। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और लोकसभा सीटों की संख्या है 20। अगला क्वेश्चन, SBI इको क्रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP 2020 में कितने प्रतिशत तक गिर सकती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.1%। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP 1.1% तक गिर सकती है। SBI इको क्रैप की रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2021 के लिए GDP 4.2% के आसपास रह सकती है, क्योंकि कर संग्रह से सब्सिडी खत्म होने की संभावना है। अब GDP क्या होता है, तो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापने का पैमाना या जरिया सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP कहलाता है। भारत में GDP की गणना तिमाही में की जाती है। प्रत्येक तिमाही पर भारत में GDP की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन,
भारत की अक्षय ऊर्जा में वित्त वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक कितने प्रतिशत गिरावट आई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 35%। भारत की अक्षय ऊर्जा सब्सिडी 2017-18 से 2018-19 तक 35% गिर गई, जबकि इसकी तेल और गैस सब्सिडी में 65% की वृद्धि की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और काउंसिल ऑन एनर्जी के एक अध्ययन में यह बात सामने आई। इस अध्ययन का शीर्षक मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज 2020 था। अक्षय ऊर्जा की बात करें, अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? तो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो बहुत कम प्रदूषण कारक होती हैं तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता। अक्षय ऊर्जा कौन कौन सी होती है? जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा में आती है, विंड एनर्जी यानी कि वायु ऊर्जा अक्षय ऊर्जा में आती है, बायोमास एनर्जी भी अक्षय ऊर्जा में आती है। अब आज की कुछ तो आज आपके लिए करंट अफेयर्स में है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे का आयोजन कब किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ बताना है। वहीं GS में आज आपके लिए है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।